नमस्कार, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आर्थिक स्थिति की गंभीर तस्वीर दिखाते हुए 12 साल पहले दी गई अपनी ही सलाह पर अमल करने की नसीहत दी है। 30 नवंबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि अर्थव्यवस्था संकट में है, युवा रोजगार चाहते हैं और अर्थशास्त्र पर ज्यादा ध्यान दें। पवन खेड़ा ने अब इस ट्वीट को उद्धृत करते हुए बताया कि अगस्त 2025 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 169% की गिरावट आई। देश में बाहर जाने वाली पूंजी अधिक रही और 8 प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर 3 महीने के निचले स्तर 3% पर आ गई। उन्होंने पीएम को 12 साल पुरानी सलाह याद दिलाई। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ऐसा काम होगा जो पिछले 20 साल में नीतीश सरकार नहीं कर पाई। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वचन वादों के शब्दों से नहीं बल्कि भरोसेमंद व्यक्ति की विश्वसनीयता से होते हैं। तेजस्वी यादव के वादे भरोसेमंद माने जाते हैं। पार्टी ने अपने वादों में हर घर सरकारी नौकरी, लाखों रोजगार अवसर, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह, वृद्धजनों व दिव्यांगों को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और स्वरोजगार को बढ़ावा, कड़े कानून और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण शामिल किया है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना पर अब घोटाले के आरोपों से सियासी हलचल मच गई है। एनसीपी शरद पवार गुट का दावा है कि योजना के तहत 12,431 पुरुषों को 24 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि यह योजना केवल गरीब महिलाओं के लिए थी। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने इसे 164 करोड़ का घोटाला बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने चुनावी लाभ के लिए योजना का दुरुपयोग किया। सरकार की ओर से फिलहाल इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच नहीं होती यह मामला विधानसभा से सड़क तक उठाया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे और बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस की फंडिंग और पंजीकरण को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रियांक खरगे ने पूछा कि अगर आरएसएस पंजीकृत संगठन नहीं है तो उसे चंदा और फंडिंग कैसे मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ सरकारी नियमों और टैक्स दायरे से बचने के लिए अपंजीकृत रहना चाहता है। वहीं भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे पंजीकरण की जरूरत नहीं होती। पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि कांग्रेस मुद्दों की कमी के कारण संघ पर बेबुनियाद हमले कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद और बहुविवाह से संबंधित विधेयक पेश करेगी। शर्मा ने कहा कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य में सामाजिक सुधार लाना और पारंपरिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि विधेयकों के मसौदे को जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा सत्र में इन पर चर्चा की संभावना है। मुख्यमंत्री के इस बयान को राज्य में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अब छठ महापर्व के बहाने अपनी हिंदूवादी छवि को और मजबूत करने की तैयारी में है। सरकार यमुना तट पर छठ पूजा के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिल सकें। इससे पहले सरकार ने कांवड़ यात्रा, नवरात्रि और रामलीला के सफल आयोजन के साथ दिवाली पर पटाखों की अनुमति देकर धार्मिक आयोजनों को खुला समर्थन दिया था। अब छठ महापर्व पर भी वही रुझान जारी है जिसे राजनीतिक विश्लेषक हिंदू वोट बैंक को साधने की रणनीति मान रहे हैं। केरल भाजपा ने राज्य के मंदिरों में कथित भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी ने पत्र में सबरीमाला मंदिर समेत अन्य मंदिरों में हो रही अनियमितताओं का उल्लेख किया। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 दिन के केरल दौरे के दौरान उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराया गया। चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रपति इस जानकारी से स्तब्ध थीं। भाजपा का आरोप है कि मंदिरों में वित्तीय गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ये कहने पर कि भारत अब रूस से अधिक तेल नहीं खरीदेगा, देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जो पीएम छुपाते हैं ट्रंप वही सार्वजनिक कर देते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि 6 दिन में यह चौथी बार है जब ट्रंप ने भारत की विदेश नीति पर बयान दिया है, जबकि मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी ने कहा कि अमेरिका बार बार भारत की नीतियों को सार्वजनिक कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही। चिराग पासवान ने साफ किया है कि उनका सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके अंदर भी सीएम बनने की इच्छा है।
हालांकि उन्होंने फिलहाल कहा कि एनडीए का चेहरा केवल नीतीश कुमार हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी कहा था कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद तय होगा, जिसे चिराग ने समर्थन किया। इससे लगता है कि चिराग अपनी महत्वाकांक्षा और गठबंधन के सामूहिक फैसले के बीच संतुलन बना रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समर्थन रणनीतिक हो सकता है, ताकि भाजपा और चिराग दोनों को चुनाव में फायदा मिल सके। अब सवाल यह है कि चुनाव परिणाम के बाद क्या चिराग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर पाएंगे। महागठबंधन में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। गहलोत ने वहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस बैठक में मतभेद दूर हो गए और महागठबंधन फिर से एकजुट हो गया। अशोक गहलोत ने मुलाकात के बाद कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और भ्रम समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में कुछ लोकल इश्यू और कैंडिडेट परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन यह सामान्य है और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एनडीए के लिए यह चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि महागठबंधन चुनाव मैदान में पूरी ताकत से उतर रहा है। चुनाव आयोग ने बुधवार और गुरुवार को पूरे देश में एसआईआर राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण तैयारियों पर 2 दिवसीय विशेष सम्मेलन आयोजित किया। यह नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी उपस्थित रहे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने वोटर सूची एसआईआर की अंतिम तारीख और तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी। आयोग ने पूर्व निर्देशों पर प्रगति का आकलन किया और डीओ, ईआरओ, एआरओ, बीएलओ व बीएलए की नियुक्ति और प्रशिक्षण की समीक्षा की। यह 10 सितंबर 2025 के सम्मेलन का फॉलोअप था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर सक्रिय बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनके बिहार दौरे और अन्य मौकों पर उन्होंने बुर्का और राजनीतिक इस्लाम का जिक्र करते हुए इसे सनातन आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार बताया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा को राजनीतिक इस्लाम के विरोध का प्रतीक बताया। आलोचक मानते हैं कि ऐसे बयान लोकतांत्रिक और विविधताओं से भरे देश में सामाजिक एकता को कमजोर कर सकते हैं। जब देश को विकास, रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, धर्म आधारित बयानबाजी जनता को विभाजित करने की राजनीति लगती है और वैचारिक खाई गहरा सकती है। लद्दाख की राजनीति में फिर हलचल है। केंद्र सरकार ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बहुप्रतीक्षित बैठक की, जो सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचू की गिरफ्तारी के बाद हुई। बैठक में लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान भी शामिल हुए। चर्चा का मुख्य मुद्दा स्टेटहुड, छठी अनुसूची और वांगचू समेत अन्य गिरफ्तार लोगों की रिहाई रहा। यह एलएबी और केडीए की केंद्र सरकार के साथ पहली बैठक थी, जिसे लद्दाख के लिए निर्णायक माना जा रहा है। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचू फिलहाल राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में है। अगली बैठक जल्द होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा दलित बुजुर्ग रामपाल पासी के साथ हुई बदसलूकी ने सियासत गरमा दी है। आरोप है कि बुजुर्ग से मूत्र चाटवाया गया और जातिगत अपशब्द कहकर अपमानित किया गया। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इसे जातिवाद और सामंतवाद की पुरानी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन बताया। उन्होंने यूपी सरकार से तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त सजा और पीड़ित को सरकारी सुरक्षा, सम्मानजनक मुआवजा और इलाज सुनिश्चित करने की मांग की। इस मामले ने बीजेपी और आरएसएस की टेंशन बढ़ा दी है और विपक्ष के दलित विरोधी होने के आरोपों को नई ताकत दी है। बिहार चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पहले चरण की नामांकन वापसी 30 अक्टूबर को पूरी हुई, जिसमें 1375 नामांकनों में से 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया और अब 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण की 122 सीटों पर नामांकन की जांच 21 अक्टूबर को पूरी हो गई। पहले चरण में एनडीए को झटका लगा था, तो दूसरे चरण में महागठबंधन को। सुगौली सीट से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया, क्योंकि उन्होंने आवश्यक समर्थन पत्र नहीं दिए।